हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले कंसेप्ट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का लेसन 4 सिविक एंड एथनिक नेशनलिज्म आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। इसमें जो है मतलब पहले हमने लेसन 1 पढ़ा था, अब डायरेक्ट हम 4 पढ़ रहे हैं क्योंकि इस सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हैं इस बुक के, जो भी पेपर में आ सकते हैं, हम वही कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Context of Indian nationalism. Before 1947, Indian nationalism did not follow a single uniform path. It had different strands and approaches. 1947 से पहले जो नेशनलिज्म था वो उसमें बताया गया कि वो कोई एक ही सिंगल यूनिफॉर्म पाथ पर डेडिकेटेड नहीं था। उसके कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, कुछ अलग अलग अप्रोचेस थे। जैसे कि कुछ लीडर्स जो थे उनका मानना था कि लिबरल और सेकुलर प्रिंसिपल के थ्रू ही हम एक तरीके से रिफॉर्म ला सकते हैं और कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वहीं पर कुछ जो लीडर्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट मेथड को अडॉप्ट करना चाहते थे, जिसमें उनका मानना था कि वो नेशनलिज्म को और रिलीजियस आइडेंटिटी को मिक्स करके एक पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट करेंगे। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करके और उनमें मतलब एक तरीके से नेशनल यूनिटी क्रिएट करके वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट या एलिगेशन मेथड से अपने जो भी सिस्टम है उसमें रिफॉर्म ला सकते हैं। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन्होंने भी नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। जैसे कि जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और मॉडर्न नेशनलहुड के मेथड से लोगों को अवेयर किया। इसी टाइम पर गांधी जी की जो है एंट्री होती है और वो दोनों तरफ से आइडिया लेते हैं, यानी कि लिबरल जो लोग थे उनसे भी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लीडर्स थे उनसे भी आइडिया लेते हैं और अपना एक यूनिक पाथ क्रिएट करते हैं जिस पे स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी और पॉलिटिकल आइडियाज़ के कॉम्बिनेशन के थ्रू वो एक तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। और गांधी जी जो थे वो इन्फ्लुएंस थे गोपाल कृष्ण गोखले से, जो कि मॉडर्नाइजेशन और लिबरलिज्म के मतलब उनके थ्रू गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें मॉडर्नाइजेशन और लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे तरीके से समझाया। इसी के थ्रू गांधी जी का जो नेशनलिज्म था वो एक अलग वे पर इवॉल्व हुआ। Gandhi's distinct approach. Gandhi's nationalism developed during his year in South Africa, where he faced racial discrimination and on organized Indian communities politically. गांधी जी का जो नेशनलिज्म है वो इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में डेवलप हुआ था। वहाँ पर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव होता था रेस के आधार पर उसको फेस किया था। जैसे उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, जो कि एक काफ़ी फेमस इंसिडेंट था। और उन्होंने वहाँ पर इंडियंस को ऑर्गेनाइज़ किया और मतलब इंडियन को एज ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया और एकजुट किया उनके राइट्स के लिए। यहाँ से ही उनकी जो स्ट्रगल और थिंकिंग की जो शुरुआत है वो होती है। His political vision was shaped more by action and lived experience than theoretical writing. गांधी जी की सोच जो है बुक से कम और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से ज़्यादा बनी थी। उन्होंने जो देखा और जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की उन्हीं को ही एक तरीके से एक्शन में लिया और उनका फोकस जो था वो प्रैक्टिकल एक्शन था, यानी कि जो भी काम है उसको कर कर दिखाना है। उनकी मेन थिंकिंग ये थी। Gandhi believed nationalism should not be about acquiring power or wealth but about selfless service to the people. गांधी जी के लिए नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं था कि पावर हो या फिर पैसा हो, बल्कि उनके लिए नेशनलिज्म का रियल मतलब था कि लोगों की सेवा की जाए बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि देश सेवा हो। His political ideas were deeply tied to his experiments with truth, non-violence and moral discipline. उनके जो आइडियाज़ थे, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे वो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल से जुड़े थे, जो कि थे ट्रूथ, नॉन वायलेंस और मोरल डिसिप्लिन। वो अपनी लाइफ में भी इन्हीं वैल्यूज़ को फॉलो करते थे। Thus, unlike many earlier leaders, Gandhi's nationalism was ethnical, spiritual and people-centered.
गांधी जी का जो नेशनलिज्म है वो दूसरे लीडर से डिफरेंट था, क्योंकि वो जो इनका नेशनलिज्म था वो बेस्ड था एथनिक, यानी कि सही गलत चीज़ों का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना, स्पिरिचुअली वैल्यूज़ और मोरालिटी पर बेस्ड था इनका जो भी डिसीजन था, और पीपल सेंट्रेड, यानी कि लोगों के हित में जो था लोगों के हित में डिसीजन लिया जाए, उनका मानना ये था। गांधी जी के लिए देश का मतलब सिर्फ वहाँ पर वो एरिया ही नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोग थे एक तरीके से। हिंद स्वराज का मतलब है इंडियन होम रूल। गांधी लेड आउट हिज विजन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड फ्रीडम। ही रियली यूज्ड द टर्म नेशन बट इंस्टेड स्पोक ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल, स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस एंड इंडियन सिविलाइजेशन एज गाइडिंग अ कंसेप्ट। गांधी जी ने नेशन वर्ड का जो ज़्यादा यूज़ है वो नहीं किया है, बल्कि उन्होंने फोकस किया था स्वराज वर्ड पर, जिसका मतलब है कि सेल्फ रूल, यानी कि अपने देश में अपने लोगों द्वारा शासन किया जाए। स्वदेशी, जिसका मतलब है कि अपनी जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है हम उस पर खुद ही मतलब खुद ही उसको प्रोड्यूस करें। और थर्ड इज़ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि अपनी सभ्यता और जो हमारे कल्चर की वैल्यूज़ है उन सबको ध्यान में रखें। ये सारे जो आइडियाज़ थे वो उनके मेन गाइडिंग पॉइंट्स थे। Gandhi used the term praja to present what we call the nation, highlighted the people as real foundation of nation। गांधी जी ने नेशन के लिए प्रजा, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं वो उनको कहा है। इसका मतलब है कि देश का जो बेस है वो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, ना कि ज़मीन या फिर बाउंड्रीज। For him, India was not a collection of a fragmented group but a cohesive spiritual civilization united by shared values and एस्पिरेशन। गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें नहीं है, बल्कि एक यूनाइटेड स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है। लोग अलग हो सकते हैं रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पर, लेकिन जो सबकी वैल्यूज़ हैं और सबके ड्रीम्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। Gandhi challenged the Western claim that India became a nation only under colonialism। वेस्टर्न थिंकर्स के अकॉर्डिंग इंडिया एक नेशन तब बना था जब ब्रिटिशर्स आए थे। गांधी जी ने इस बात को भी चैलेंज किया, कि उन्होंने कहा कि ऐसा गलत है। He argued that India had always been a historically continuous and unified entity, citing the example of ancient and medieval empires such as Bharat, Maurya, गुप्ताज, राष्ट्रकूट्स, पालाज एंड मुगल्स। गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है हमेशा से ही एक यूनाइटेड और कंटिन्यूस एटिनिटी है, मतलब जिसके हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मतलब हिस्ट्री से ही एंशियंट टाइम से, मिडिवल टाइम से ही वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री रही है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस यूनिटी वॉज what allowed the British to rule India as a single kingdom, and they later introduced divisive policies to weaken this natural cohesion। उन्होंने गांधी जी ने कहा था कि इंडिया की यूनिटी की वजह से ही ब्रिटिश पूरे इंडिया पर रूल कर पाए। अगर यूनिटी नहीं होती तो रूल करना मुश्किल होता। बाद में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ की और लोगों को अलग अलग करने की कोशिश करी, ताकि इंडिया जो है वो नेचुरली वीक हो जाए। Core elements of Gandhi's nationalism: Swaraj, self-rule, not simply a change of rulers but a deeper moral and political transformation. True Swaraj means justice, liberty, equality and dignity for all people. Gandhi stressed self-control and self-discipline both individually and collectively. Swaraj was not just political independence but a social and moral order based on truth and justice। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स चले जाए और इंडियंस रूल करें, बल्कि उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश माइंडसेट है वो चेंज हो और मोरल और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करे। रियल स्वराज का मतलब था कि देश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी जो है वो हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हर इंसान को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और सोसाइटी को भी डिसिप्लिन फॉलो करने चाहिए, जिससे इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की ही इम्प्रूवमेंट की जा सके।
स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, बल्कि एक सोशल सिस्टम और एक मोरल सिस्टम था जो बेस्ड था ट्रुथ और जस्टिस पर। सेकेंड इज कम्युनल हार्मनी। गांधी एम्फोसाइज्ड कंपोजिट नेशनलिज्म, यूनिटी अमॉन्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस एंड अदर ऑल अदर कम्युनिटीज़। गांधी का जो कॉन्सेप्ट था वो था कंपोजिट नेशनलिज्म का, मतलब सभी रिलीजन्स एक साथ मिलकर रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, सब जो है वो यूनिटी में रहे। गांधी जो है रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, क्योंकि ये लोगों को डिवाइड करती है और फ्रीडम स्ट्रगल को भी वीक बनाती है। गांधी के लिए जो यूनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि बिना यूनिटी के स्वराज को अचीव नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि आज़ादी हमें तभी मिल सकती है जब सब कम्युनिटीज़ मिलकर काम करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। थर्ड इज़ नॉन वायलेंस, अहिंसा, द कोर प्रिंसिपल ऑफ गांधीज फिलॉसफी। अहिंसा जो है गांधी की फ़िलॉसफी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसमें गांधी जी कहते कि अहिंसा जो है वो कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और स्ट्रेंथ का साइन है। जिस नॉन वायलेंस जो है वो वायलेंस और खून खराबे से, नॉन वायलेंस के थ्रू हम सोसाइटी में पीस क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ पर वायलेंस जो है वो वीक करती है, मतलब जो एकता होती है, जो यूनिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं वीक करती है, क्योंकि वायलेंस और खून खराबा जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो और नॉन वायलेंस में इसका उल्टा है, बल्कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से अपनी बात को आगे रखा जाता है किसी के भी सामने। गांधी सॉ नॉन वायलेंस एज द ऑफ बेस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग लव, गुडविल एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज। गांधी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का बेस ही नॉन वायलेंस है, क्योंकि नॉन वायलेंस जो प्रमोट करता है लव, गुडविल और पॉजिटिव चेंज को। फीचर्स ऑफ गांधीज नेशनलिज्म। गांधी जी का मेन एम था कि सब लोगों के बीच हार्मनी हो, चाहे वो कास्ट, रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। उनका नेशनलिज्म जो है वो इंक्लूसिव था, मतलब उनका मानना था कि सभी जातियों के जो लोग हैं, या फिर जो भी अलग वर्ग के लोग हैं, उन सबको एक साथ लेकर चलना था। Strongly opposed violent means, insisting that ahimsa, non-violence in thought, word and deed was the right path. गांधी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक्शंस ही नहीं, बल्कि थॉट्स और वर्ड्स और डीड, यानी कि काम, सब इस चीज़ों में अहिंसा होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि लोग सिर्फ रिच या एजुकेटेड लोग नहीं, बल्कि किसान, मज़दूर और जो भी दलित और अनटचेबल जो भी कम्युनिटीज़ थी, सब लोगों को फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये फ्रीडम जो है वो सभी के लिए, रिच और पुअर इसमें मैटर नहीं करता। गांधी जी खुद रिलीजियस थे, लेकिन उनका नेशनलिज्म जो है वो सेकुलर था, यानी कि वो सभी धर्मों के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देते थे, किसी रिलीजन को भी प्रेफरेंस नहीं देते थे। गांधी जी इंडिया को सिर्फ एक मॉडर्न स्टेट नहीं मानते थे, बल्कि एक सिविलाइजेशन मानते थे जो काफ़ी रिच है, जिसकी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है और टॉलरेंस, मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस, और एक शेयर्ड कल्चर जो है वहाँ के लोग जो है एक साथ, मतलब उनका जो कल्चर है वो शेयर करते हैं आपस में लोग। गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल को चेंज किया थ्रू मास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड ये जो मूवमेंट थी ये एलिट ड्रिवन ही नहीं थी, बल्कि इसमें गांधी जी ने काफ़ी कॉमन लोगों को भी लिया, जिससे काफ़ी जो कॉमन लोग थे वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, और ये मूवमेंट जो है वो पीपल्स मूवमेंट कहलाने लगी। ब्रॉडर विजन एंड लेगेसी। गांधी जी का मानना था कि ट्रू इंटरनेशनलिज्म, यानी कि ग्लोबल यूनिटी, तभी पॉसिबल है जब हर कंट्री अपने नेशनलिज्म को प्रॉपरली अचीव कर ले। मतलब पहले अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर दुनिया यूनाइटेड होगी। इंटरनेशनलिज्म का मतलब है कि सब कंट्रीज़ मिलकर काम करें, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। His nationalism gave the Indian freedom struggle a moral and
ethical foundation beyond just political goals. गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल को सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं रखा, बल्कि उसे एक मोरल बेस यानी कि सही गलत का सेंस करने और एथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड जो है वो नेशनलिज्म को रखा। उनका फोकस था कि उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि पावर लेना या ब्रिटिश को हटाना नहीं, बल्कि एक बेटर सोसाइटी बनाना। गांधी जी का नेशनलिज्म के जो मेन पिलर थे वो थे स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेंथ, यूनिटी, नॉन वायलेंस एंड इंक्लूसिवनेस। इसी वजह से इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को बाकी कंट्रीज़ के वॉलेंट रेवोल्यूशन से अलग रखा जाता है। यहाँ स्ट्रगल जो है वो काफ़ी पीसफुल और वैल्यू बेस्ड थी। गांधी जी ने नेशनलिज्म को रीडिफाइन किया। उन्होंने इसे सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन मिशन में बना दिया था। गांधी जी ने बैलेंस बनाया ट्रेडिशन और मॉडर्न डेमोक्रेसी के बीच, और दोनों को साथ लेकर चले। This vision continued to inspire movements for justice, peace and equality across the world. गांधी जी का विजन जो है वो आज भी रेलेवेंट है। वर्ल्ड में लोग आज भी गांधी जी के विजन से इंस्पायर होते हैं और जस्टिस, पीस, इक्वालिटी की मूवमेंट के एक नए तरीके से देखा जाता है एज अ नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।